नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन। इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, एक आपको एक चीज़ बताते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक बार है, ठीक है। इस बार पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार पर इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर सेंटर पर एक पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, पी लोड लग रहा है। अब हम आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं। इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये होगा, अगर मैं आपसे बोलूं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बार, तो वो क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बार। तो देखिए वो क्या होगा आपका। और सेकंड क्वेश्चन जो इसी में आएगा वो है मैक्सिमम shear stress induced in a bar। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम shear stress और मैक्सिमम shear stress और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो आप खुद देखिए। अच्छा, बात करेंगे पहले, सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बार, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बार क्या होगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आपका होगा पी बाय ए, दैट इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर। और अगर मैं जनरली अगर पूछूं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बार क्या होगा, तो जनरली लोग इसका आंसर देते हैं ज़ीरो, ठीक है, कि इस केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन जो कि आपका ये आंसर आपका क्या है, गलत है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम shear stress induced एट क्रॉस सेक्शन, तब इसका आंसर होगा ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम shear स्ट्रेस इंड्यूस होगा बार में, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, इस क्रॉस सेक्शन की, तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पूरे बार की बात करें, तो इस बार की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या होगा, इस पॉइंट पे बहुत सारे प्लेन होंगे, ये बहुत सारे प्लेन है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इन प्लेन में से किसी एक प्लेन पे आपका मैक्सिमम क्या होगा, shear स्ट्रेस होगा। और बाकी अगर बात करें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की, तो वो आपका इस ही प्लेन पर क्रॉस सेक्शन पर ही मैक्सिमम होगा, जो कि आपका 4p पाई डी स्क्वायर से निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम बात करते हैं ना कि अगर किसी बार पे नॉर्मल आपका लोड लग रहा है, तो उस पे जो आपका मैक्सिमम shear स्ट्रेस है वो क्रॉस सेक्शन में जीरो होता है, पर इन द बार उसकी एक वैल्यू होती है जो हम अभी आगे देखेंगे। अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल से समझाऊं, तो सेकंड जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो आपका ये कि लेट अस सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बार है, ठीक है, एक बार है, इस पे हमने क्या किया, टी टॉर्क लगाया,
ठीक है, टी टॉर्क अप्लाई किया। अब मैं आपसे बोलूं कि इस केस पे, ठीक है, इस केस में मैं अगर आपसे बोलूं मैक्सिमम shear stress induced in a bar, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आप सॉल्व करके निकालोगे होगा 16t πd³ लेकिन सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बार, तो जर्नली लोगों का आंसर होता है यहाँ पर भी ज़ीरो, कि इसमें अगर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो यहाँ पर जर्नली प्योर टॉर्शन होता है, ये जर्नली आपका क्या होता है जीरो, जीरो बोलते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ लिखा होता एट द क्रॉस सेक्शन तो आपका ज़ीरो होता। अगर मैं यहाँ लिख देता मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए क्रॉस सेक्शन, अगर मैं ऐसे लिखता तो आपका इसका आंसर ज़ीरो सही था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट से निकलने वाले बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी होती है। देखो तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बात करें, देखो अगर मैं बोलूँ आपका कि यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है, मैंने ये लेटर सपोज किया कि ये एक क्रॉस सेक्शन है आपका किसी सरफेस, ठीक है, इस पे पी लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, सेंटर पे इस पे क्या है, पी लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर पी लोड एक्ट कर रहा है, अब हमें इसका तो हमें पता होता है नॉर्मली हम जो निकालते हैं। अब अगर मैं इसे कोई एक ऑब्लिक प्लेन ले लूँ, लेट अस सपोज मैंने यहाँ से थीटा एंगल पे एक ऑब्लिक प्लेन ले लिया, ठीक है। अब इस थीटा एंगल पर आपके दो इस फोर्स के दो कंपोनेंट इस पे लगेंगे, जो कि आपका एक तो आपका होगा क्या, पी नॉर्मल, ठीक है, और एक आपका इस इंक्लाइंड प्लेन पे लगेगा क्या, पी एस। ये लोड आपका किस चीज़ के कारण होगा, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट, लोड नॉर्मल शेयर स्ट्रेस का, इसकी वजह से नॉर्मल शेयर स्ट्रेस होगा, इसकी वजह से इसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस होगा, इसकी वजह से शेयर स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम किसी भी बॉडी के इंक्लाइंड प्लेन पर, वो भी आपके वाई एक्सिस से जो इंक्लाइंड प्लेन है उस पर अगर हम निकालते हैं, तो जो आपका फॉर्म होता है सिंगल, उसके लिए आपके सिंगल लोड के लिए, सिंगल डायमेंशन लोड के लिए, वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला जो होता है वो आपका होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी के साथ जो आपका टाउ एस का फार्मूला आता है वो होता है आपका सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। इनके डेरिवेशंस होते हैं, फोर्सेस बैलेंस करते हैं आपके एक्स और वाई एक्सिस में, पर वन वर्ड और वन मार्क एमसीक्यूज़ में आपसे डायरेक्शन नहीं पूछ जाएंगे, इसलिए हम अभी डायरेक्ट फार्मूले का और जिस तरीके से शॉर्ट न्यूमेरिकल्स बनेंगे उन्हीं के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो आपका ये सिग्मा है, ठीक है, ये सिग्मा आपका यहाँ पर है, वेयर दिस सिग्मा इज़, where this sigma is equal to normal stress at cross section। अब इसी में आता है एक केस, हमें निकालना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बार। अब इस बार पे मैक्सिमम, याद रखना मैं क्रॉस सेक्शन पे बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार पे मैक्सिमम क्या होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अब हमें निकालना है मैक्सिमम shear stress induced इन ए बार, जो कि आपका कहाँ पर होता है, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे।
अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डालोगे इस वाली इक्वेशन पे, तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आपका निकल के आएगा सिग्मा टी मैक्स बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 2p पाई डी स्क्वायर, जिसको जनरली लोग ज़ीरो समझते हैं, उसका आंसर आपका ये है। यानी कि अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बार निकालेंगे तो वो आपका आएगा दिस वन। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ से हम जो चीज़ समझे ना वो ये ही समझे कि अगर हम किसी बॉडी पर सिर्फ टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो उसमें शेयर की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि शेयर एट अ डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स पर एग्जिस्ट करेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद हम फॉर अ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन पे आपकी, अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो फॉर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होगा, फॉर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के लिए आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एन मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका 4p पाई डी स्क्वायर, मैंने बताया p बाई ए से आया। ठीक है, और अगर टाउ मैक्स की बात करें तो वहाँ पर आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और साइन 0 0 था तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन पे आ गया। ठीक है, इसी के बाद अगर मैं आपके सेकंड केस जो मैंने बताई, मैंने आपको फर्स्ट केस का आंसर दे दिया है। ठीक है, जो मैं आपको शुरू में ही 2 एग्जांपल समझा रहा था कि किसी अभी तक जो हम ये समझते थे कि किसी भी बॉडी पर अगर सिर्फ और सिर्फ हम अप्लाई करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस तो वहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस भी होता है इंक्लाइंड प्लेन पर। अगर हम बात करें अब सेकंड केस की, तो देखिए सेकंड केस पर क्या होगा। अगर हम केस सेकंड की बात करें, जो मैंने बनाया था तो वो मैंने ये बनाया था कि एक शाफ्ट है आपकी, ठीक है, उस पे आपका टी टॉर्क लग रहा है। ठीक है, उसका डाया आपका क्या है, डी, डी डाया है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा टी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सिग्मा टी क्या होगा, यहाँ पर आपका सिग्मा टी मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा कंप्रेसिव मैक्सिमम, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी जो कि आपकी होगी टाउ मैक्स के इक्वल, जो कि 16t पाई डी क्यूब होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, टाउ मैक्स के इक्वल होगी। किस केस में, अगर आपका प्योर टॉर्शन हो रहा है तो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट दे आर डिफरेंट, दे आर ऑन डिफरेंट प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्योर टॉर्शन केस में ये केस बनता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आए, मैंने आपको बताया अगर प्लेन पर अगर सिंगल प्लेन क्रॉस सेक्शन से अगर इंक्लाइंड हो थीटा एंगल पर, तो आपके जो सिग्मा की का फॉर्मूला है वो आपका हो जाता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी के साथ आपको टाउ एस का फॉर्मूला है उस, ये आपका सिंगल लोड इन सिंगल प्लेन, मतलब ये आपका कंक्लूज़न किसके लिए है, ये आपका कंक्लूज़न है प्रिंसिपल, नहीं ये आपका कंक्लूज़न है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन अ ऑब्लिक प्लेन अंडर एक्सियल लोडिंग। ठीक है, एक्सियल लोडिंग के अंदर ये आपके उनके कंक्लूज़न हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो निकल के आया वो क्या है, सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो आपको याद रखने हैं, कंक्लूजन्स क्या निकल के आते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली 3 मेन कंक्लूजन निकल के आते हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला कंक्लूजन, स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर। यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी पर्टिकुलर क्या डायरेक्शन है, स्ट्रेस एट अ पॉइंट, ये आपको कंक्लूजन याद रखने, इनमें 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं, इज़ ए सेकेंड ऑर्डर
टेंसर। स्ट्रेस आपका क्या है? सेकंड ऑर्डर टेंसर है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या आएगा? वी यूज टू डिटरमाइन, मतलब जो मैंने आपको दो इक्वेशंस बताई, एक आपको नॉर्मल स्ट्रेस की, एक शियर स्ट्रेस की, उनको हम यूज़ कहाँ करेंगे? वी यूज्ड सिग्मा एस और टाउ एस इक्वेशंस टू डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस and shear stress on a oblique plane, on a oblique plane passing through a point, passing THROUGH, passing through a point under uniaxial state of stress, state of stress। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूनिएक्सियल है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सिग्मा है एक्स वो सिग्मा रहेगा, और सिग्मा वाई दैट इज़, और आपका टाउ एक्स वाई सब क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। इसको आप यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए, थर्ड पॉइंट जो है वो आपका क्या है? टू डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस ऑन एन oblique प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट अंडर यूनिएक्सियल स्टेशन, वी शुड नो स्ट्रेस डेवलप ऑन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कोई भी कैलकुलेशन किसी ऑब्लिक प्लेन पे निकालने के लिए हमें स्ट्रेस डेवलप ऑन अ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। टू डिटरमाइन normal and shear stress on any oblique plane passing through a point under uniaxial state of stress, we should known, हमें क्या पता होना चाहिए? क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस। वी शुड known stress develop on plane of क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो मेन आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, और अगर आपको एक बार और से बता दूं तो आपको जो चीज़ें याद रखनी हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। आपको याद रखना है सिग्मा एन थीटा। याद रखना ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल है जब यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा। ठीक है, वह बाद वाले बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए मैं आगे करवाऊँगा, फिर फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, तो ये दो तो आपको याद रखने हैं। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पे मिलती है उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिग्मा एन मैक्स की, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू आपकी सिग्मा होती है, जो कि आपको कहाँ मिलती है? क्रॉस सेक्शन पे मिलती है। तो याद रखना सिग्मा एक्स मैन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और वो क्या होता है? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सेकंड की बात करूँ अगर मैं, क्योंकि मैंने जब बना के दिखाया था तो मैंने क्या कहते हैं, ये क्रॉस एक ऐसे दिखाया था क्रॉस सेक्शन, और प्लेन आपका इस तरीके से दिखाया था, ये आपका थीटा।
जब ये थीटा जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, ब्लू लाइन यहीं पर आ जाएगी, तो ये क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट। आपका क्या करना है, सिग्मा एन आपको क्या है, निकालना है मिनिमम, जो कि आपका होता है ज़ीरो, और वो कहाँ पर होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट सिग्मा एन लाइज बिटवीन ज़ीरो टू सिग्मा, इट नेवर नेवर बी कंप्रेसिव। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, वो कौन सा है, टेंसाइल स्ट्रेस इस केस में। तो यहाँ पर क्या होगा, इट नेवर बी कंप्रेसिव इन नेचर, कंप्रेसिव इन नेचर। अगर कंप्रेसिव केस होगा तो टेंसाइल नेचर का नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाउ मैक्स की। टाउ मैक्स की बात करें तो उसकी वैल्यू आपकी है सिग्मा बाई टू पर। ठीक है, जो कि कहाँ आती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और दूसरी होती है माइनस सिग्मा बाई टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो हमने कवर किया अभी वो था यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में अगर हमें ऑब्लिक प्लेन पर सिग्मा यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ यानी कि शेयर स्ट्रेस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टर्म्स होती हैं उनके बारे में देखेंगे। पहली टर्म जो होती है आपकी उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, तो हम आते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन। अब देखिए प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, जहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो हो बट नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ ज़ीरो शेयर स्ट्रेस, और हम बोलते हैं उसको प्लेन ऑफ प्योर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, और उन्हें बोलते हैं हम प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो इसी के साथ पहले हम प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन लिखते हैं। देयर आर those complementary oblique plane on which shear stress is zero but normal stress either maximum or minimum. Hence these planes are also known as hence these planes are also known as zero shear stress plane or plane of pure complementary normal stress or plane of pure complementary normal stress। ठीक है,
अब देखिए, जो आपके प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, जो आपके प्रिंसिपल प्लेन की तो हमने बात कर दी। हम बात करते हैं व्हेन प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस आर लाइक इन नेचर बट दे आर आल्सो नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। व्हेन द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनलाइक इन नेचर दे आर आल्सो नोन एज मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखो, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, जिस प्लेन पे नॉर्मल शेयर आपका हो और शेयर स्ट्रेस जीरो हो, वो आपका प्रिंसिपल प्लेन होता है। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसे प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने बोलता, व्हेन प्रिंसिपल स्ट्रेस आर लाइक इन नेचर then they are known as maximum and minimum normal stress। ठीक है। सेकंड थिंग, when principal stresses is unlike in nature they are also known as maximum tensile stress और maximum compressive stress। देखिए, यहाँ पर अगर दो प्रिंसिपल स्ट्रेस हुए, ठीक है, यानी कि हम बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके दो, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कह रहे हैं कि अगर आपके दो बायएक्सियल डायरेक्शन यानी दो डायरेक्शंस में आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस हुई, अगर वो दोनों की दोनों आपकी टेंसाइल नेचर की हैं, तो उस केस में तो हम यूज़ करेंगे क्या, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये वैल्यू होगी वो कंप्रेसिव में जाएगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब एक डायरेक्शन में आपका टेंसाइल दूसरे में कंप्रेसिव है, तो उस केस में आपके वो मैक्सिमम टेंसाइल और मैक्सिमम कंप्रेसिव है, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये आपका क्या हुआ, किस तरीके से होगा। देखो, हमने क्या किया, अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो सबसे पहले हमने बात की थी यूनी एक्सियल की, तो मैं यूनी एक्सियल से ही समझाता हूँ। देखो, हमने एग्जांपल लिया था एक बार का, ठीक है, जिस पर सेंटर से पी लोड लग रहा है। इस पॉइंट पर जानना चाहते हो आप, तो जब हम इस पॉइंट का करेंगे, इस पॉइंट को हम मैग्नीफाई करके ये बना लेते हैं। बहुत छोटा पॉइंट था, हमने मैग्नीफाई करके ये बना लिया, ठीक है। अब हमने जब इसको मैग्नीफाई कर दिया, तो आप देखोगे कि इस पे क्रॉस सेक्शन का पार्टिकल है, क्योंकि तो इस पार्टिकल पे आपका एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है।
तो हम पता क्या बोले, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट पॉइंट लिया मैंने, क्रॉस सेक्शन पे इस पॉइंट पे कोई शेयर है नहीं, तो ये आपके क्या हैं, प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ पर आपके ना 3 प्रिंसिपल प्लेन है, ये आपके क्या हो गए, प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, शेयर 0 है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की अगर हम बात कर देंगे ना, तो वहाँ पर आपका होगा सिग्मा 1, ठीक है, जो कि आपका क्या होगा, P/A, और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जीरो होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो ये आपका ट्राई के लिए बनता है मैंने, वैसे ये आपका केस आपका यूनिएक्सियल का है, ठीक है। अगर मैं आपको बाई एक्सियल का बताऊं, तो बाई एक्सियल में आपका क्या होगा, 2 डायरेक्शन में होगा, ये आपका यूनी एक्सियल का केस है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये केस आपका किसका है, यूनी एक्सियल का। देखिए कहीं पर भी जो पॉइंट होता है ना, वो उस पॉइंट से पास होने वाली जो लाइंस होती हैं, वो इस पॉइंट है, इस पॉइंट पे ना 3 फेस पर आपके स्ट्रेस जनरेट होंगे। किसी भी पॉइंट पर हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 1 2 3 फेसेस पर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसका डायग्राम बना सकते हैं हम, इस स्ट्रेस को ग्राफिकली भी करते हैं और ज्योमेट्रिकली, 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको हम स्ट्रेस टेंसर को कैसे 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम बायएक्सियल की बात करते हैं। देखिए बायएक्सियल केस में आपका इस तरीके से होगा, बायएक्सियल के केस में आपका 2 डायरेक्शन में फोर्स होगा। देखो ये दोनों के दोनों क्या है, टेंसाइल नेचर के, तो इसमें क्या होगा, हमारा कंप्रेसिव क्या होगा, वो 0 होगा, कंप्रेसिव नहीं होगा इसमें हमारा, ठीक है। यानी अगर हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करेंगे, जो कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू कुछ होगी यहाँ पर, ठीक है, सिग्मा 2 की वैल्यू भी कुछ होगी यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अगर यही केस में अगर ये पी उल्टी डायरेक्शन में लग रहा होता, तब हम बोलते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेसिव और मैक्सिमम टेंसाइल, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 0। ये तीनों आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो एक डायरेक्शन का प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 है और बाकी के 2 डायरेक्शन प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू है बायएक्सियल लोडिंग की गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये तो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेन वाइज कि किस तरीके से होता है। अच्छा यूनी एक्सेल का मैं आपको पहले एक चार्ट से समझा देता हूँ, जो आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। यूनी एक्सेल लोडिंग के लिए पहले ही हेडिंग लिख लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में, जो हमने अभी यूनी एक्सियल ओनली, ये आपका यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए है, ठीक है। तो हम इनको 3 चीज़ों में बांट लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, तो ये पहले वाले कॉलम में आप लिखोगे ऑब्लिक प्लेन, मतलब इस कॉलम में प्लेन की बात करेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे सिग्मा एन थीटा की बात करेंगे, जो कि सिग्मा स्क्वायर कॉस थीटा है। यहाँ पर आप लिखोगे टाउ एस थीटा की बात करेंगे, जो कि आपका सिग्मा/2 साइन 2 थीटा है, ठीक है।
केस मतलब 0.1 केस तो नहीं है, 0.1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस प्लेन का नाम क्या होगा, मैं बता चुका हूँ आपको, इस प्लेन का नाम होगा आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका नाम होगा आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। और कौन कौन से नाम होंगे, प्लेन ऑफ जीरो शियर स्ट्रेस, और क्या नाम होगा, प्लेन ऑफ मैक्सिमम, अगर टेंसाइल लगा रहा तो टेंसाइल और कंप्रेसिव लगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो और क्या लिख सकता हूँ, प्लेन ऑफ मैक्सिमम, मैं टेंसाइल का केस लेता तो मैं टेंसाइल मान के चल रहा हूँ, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। इसी केस में क्या वैल्यू होगी, वैल्यू आपकी होगी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 बोलते हैं उसे, मैक्सिमम प्रिंसिपल, इसको आप सिग्मा 1, और इसको आप बोलेंगे क्या, इसका नाम होगा आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और अगर बात करें इसकी तो टाउ एस इस केस में क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा, टाउ एस इस केस में हो जाएगा ZDRO 0। तो ये आपका थीटा 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं थीटा 45 डिग्री की, जहाँ पे मेजर वैल्यूज़ हैं उन्हीं की बात करेंगे, याद कर आपको याद रखने के लिए। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और इस केस में आपका इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इस प्लेन का नाम है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आएगी, अच्छा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पे हम, क्योंकि इस कॉलम में क्या निकालते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं ना, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन में आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा बाई 2। सिग्मा बाय 2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2। ये मैंने ऐसा लिखा, बाई एक्सल केस में होता है ये वाला केस, ये आपको यूनी एक्सल में नहीं देखना, ये केस आपका हो जाता है बाई एक्सल में, तब इसको एवरेज भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना तो एवरेज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होता है, ये आपका बाई एक्सल का केस है। तीसरा, अगर यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर टाउ मैक्स की वैल्यू हमें पता ही है, हमने बताई थी आपको, टाउ मैक्स की वैल्यू ये होती। थर्ड पॉइंट, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दी जाए, प्लेन का नाम आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नाम होंगे आपका, मेजर सॉरी माइनर प्रिंसिपल प्लेन, गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर आपका होता है माइनर
प्रिंसिपल प्लेन, और इसको प्लेन ऑफ माइनर नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात अगर वैल्यू निकालने की, तो वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है आपकी सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू होगी आपकी मिनिमम। मिनिमम के केस में आपकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम के केस में आपकी वैल्यू होगी सिग्मा 2 लिखते हैं उसको, और वो वैल्यू अगर आपकी सिंगल यूनिएक्सियल स्ट्रेस है तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या आएगा? यहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस वाले कॉलम में, शेयर स्ट्रेस वाले कॉलम में आपका आएगा ज़ीरो, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन है, बेशक माइनर है, लेकिन क्या है ये? प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन में आपका शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमने देखा था क्या होती है? वो वैल्यू आपकी होती है ज़ीरो। तो इस केस में यहाँ पर वैल्यू मैंने क्या बताया? सिंगल के केस में अगर मान लो बाय यूनिएक्सियल है तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इसको सिग्मा 2 से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस, अगर टेंसाइल है तो। और शेयर की वे बात करें तो ये वैल्यू होती है ज़ीरो। एक आपका बच गया आप पॉइंट इसी में, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर होता है ना। शेयर ये आपको एक तो 45 डिग्री पे है, दूसरा मैंने बताया था आपको 135 पे आता है, तो 135 वाला आपका बचा, तो उसको देख लेते हैं एक बार। चौथा पे क्या था? थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, कौन सा प्लेन था? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन। इसको भी मैक्सिमम, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही होती है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन। ठीक है, अगर इसकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पे मैंने नॉर्मल बताया था क्या होता है? एवरेज, और एवरेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिग्मा 1/2 है। यहाँ पर हम यूनिएक्सल की बात कर रहे हैं, तो आपका ये वाला जो केस है ना, ये केस आपका बायएक्सियल का होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो टाउ मैक्स होता है वो क्या होता है? इस पे माइनस सिग्मा बाय 2, क्योंकि वहाँ पे प्लस सिग्मा बाय 2 था, तो कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए माइनस सिग्मा बाय 2। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये यूनिएक्सियल लोडिंग था। ठीक है, अब अगर हम बात करें बायएक्सियल लोडिंग की, तो उसके फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें याद करनी है नहीं उसमें। अगर आपका बायएक्सियल लोडिंग है तो देखिए, बायएक्सियल लोडिंग के लिए क्या होगा? बायएक्सियल और प्लेन स्ट्रेस और 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम बायएक्सियल स्ट्रेस की बात करें तो जो फॉर्मूला आपका सिग्मा एन निकालने का है,
ठीक है, उस पर गौर करते हैं हम। तो ये फार्मूला अभी हम देखेंगे कि फार्मूला क्या है। उसके बाद हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दोनों हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर चाहे तो आप यूनी एक्सेल के लिए टाउ एक्स वाई को जीरो पुट करेंगे। ठीक है, और एक्स वाई यूनी एक्सेल का केस क्या होता है, यूनी एक्सेल का केस में अगर मैं ये वैल्यू रखूँ तो मैंने आपको यूनी एक्सेल का केस में पहले ही बताया था। ठीक है, फॉर यूनी एक्सेल, ठीक है, पीछे जो इक्वेशन लिखवाई थी मैंने उसमें अगर यूनी एक्सेल का केस रखूँ तो क्या क्या चीज़ हटानी पड़ेंगी, टाउ एक्स वाई जीरो सिग्मा वाई ज़ीरो, ये पुट करोगे तो वहाँ पर अपने आप जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी सिग्मा एन की, क्या आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी यूनी एक्सेल के लिए होती है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बाई एक्सेल के लिए टाउ एस थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो वो आपका होगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ठीक है, इसमें भी आप अगर सेम यही वाली कंडीशंस अगर लगाओगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो यूनी एक्सेल केस में आएगी टाउ एस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू साइन टू थीटा फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमने किसी एंगल पर बाईएक्सियल के लिए और यूनी एक्सियल के लिए देखा। ठीक है, और समझा कि क्या होता है किसी थीटा एंगल पर अगर लगता है तो आपका किस स्ट्रेस जनरेट होता है, और अगर होता है तो हर एक आपका चार हमने प्लेन की बात की, एक आपका मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन्स की बात की और थीटा एंगल पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन की बात की। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें अभी जो चीज़ें रह गई हैं वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, और इसके बाद हम मोहर सर्कल इसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।